बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज योम तकरीम पाकिस्तान मनाया गया। न सिर्फ शहर शहर बल्कि पूरे ही मुल्क में तकरीबात का सिलसिला जारी रहा, जिसमें न सिर्फ शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया, अलबत्ता उनकी फ़ैमिली के साथ भी यकजहती का इजहार किया गया। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पूरी काबीना और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों ने इस मौके पर शिरकत की कि कैसे हमने तमाम शहदा की फ़ैमिलीज़ को सपोर्ट करना है, कैसे हमने जो शहीदों का जो मर्तबा है उसको उसी मरतबे पे गामजन करते रहना है। तो ये बहुत सारी तकरीबात का आगाज़ भी मुल्क में हुआ। दूसरी जानिब मुल्क की इकनॉमी का बुरा हाल है। पाकिस्तान की करेंसी श्रीलंकन करेंसी से भी नीचे आ गई है। अच्छी खबर ये है कि हुकूमत का कहना है कि रशिया से पेट्रोल आएगा और हालिया कीमतों में 100 रुपये कमी होगी उस पेट्रोल आने के बाद। लेकिन अलबत्ता देखें ये समर कब आवाम को मिलता है। दूसरी जानब हमने देखा कि माजी की हुकूमत साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंडस्ट्री कहा गया और कई उनको एमनेस्टीज़ दी गई। बहुत सारे लोगों ने उन पर इन्वेस्टमेंट की इस इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हुई। मज़दूर से लेकर सरिया, सरिये से लेकर सीमेंट, बहुत सारी अलाइड इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट हुआ। उसके साथ साथ रियल इस्टेट सेक्टर के लोग भी बड़े खुशहाल नज़र आते थे। अलमिया ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA की आज तक मुख्तलिफ मकामात पर कंप्लेंट्स का सिलसिला भी जारी है। कई मकामात पर लैंड के इशूज़ हैं, और ये लैंड के इशूज़ क्या हुकूमती सरबराही में हो रहे हैं, हुकूमती ये ताउन और सहकार से हो रहे हैं, क्या जो तमाम कमिश्नर्स हैं, DCs हैं, वो लाइल्म हैं, कौन सा सत्तू पी के सो रहे हैं कि शहर कराची की आवाम बेयारो मददगार है। कई ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं। आज कोशिश करेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ उन इशूज़ पे भी बात करें कि जो कराची को जाल की तरह और जिन्होंने जकड़ा हुआ है। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप नौजवान बिजनेसमैन हैं और आपका ताल्लुक़ भवानी रियल इस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से है, और कई आपके दीगर भी बिजनेसेस हैं, नौजवान हैं। आपसे मैं स्टार्ट करूँगा मुस्तफ़ा भवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, मुस्तफ़ा भवानी, आपने टाइम दिया। उनके साथ दो और अहम शख्सियात मौजूद हैं, कामरान अली एंड सईद अहमद अरशद साहब। आप दोनों का भी शुक्रिया, और आप दोनों सरजानी से स्पेशली तशरीफ़ ले आए, अपनी एसोसिएशन की आप लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप किन हालात में काम कर रहे हैं वहाँ, आपसे भी हम बात करते हैं। ज़रा पहले हम बात कर लें खुशहाल पाकिस्तान की। मुस्तफ़ा भवानी, भवानी रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और सिर्फ बहरिया में ही कर रहा है क्या? भवानी बिल्डर्स इस वक्त सिर्फ बहरिया टाउन में काम करते हैं। हम बहरिया टाउन के ऑथराइज डीलर भी हैं और बिल्डर भी हैं। हमारी 9 बिल्डिंगें चल रही हैं आज बहरिया टाउन में। और अभी जो हम इस मौजू में बात करेंगे कि भवानी बहरिया के अंदर क्या कर रहा है, तो भवानी बहरिया के अंदर यूनिक प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि यूनिक शॉप्स, यूनिक अपार्टमेंट्स, होटल, ये सब चीज़ें बना रहा है आज। ऑन टाइम पे डिलीवर भी करता है या नहीं? क्योंकि तमाम जितने भी इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन एंड टाइम पे डिलीवर नहीं होती चीज़ें। भवानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी डिलीवर हो रहे हैं, और जो टाइम हम देते हैं, हम पिछले भी शो में आपने मुझसे यही बात पूछी थी कि हुकूमती मामलात आ गए तो, और अगर कुछ आ गया तो आप क्या करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम कमिट करते हैं वो हम डिलीवर करते हैं। तो ऑब्वियसली जो टाइम हमने दिया है हम उसी पे डिलीवर करेंगे लोगों को, और इंशाल्लाह लोग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पाकिस्तान में फ्यूचर अब आगे कैसा देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट में आप लोग तो बहुत खुशहाल नजर आते थे, मतलब वही चार्मिंग फेस हुआ करते थे, अब भी ऐसा ही है? देखिए, लास्ट गवर्नमेंट में तो इमरान खान साहब ने एमनेस्टी स्कीम निकाली थी, जिससे प्रॉपर्टी के अंदर एक बूम था, हर आदमी प्रॉपर्टी ले रहा था। क्योंकि देखें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 80% रियल एस्टेट सेक्टर पे चलती है। अब आज जो कि रियल एस्टेट सेक्टर है वो इफेक्ट हो चुका है, क्योंकि आप देखें कि इन्फ्लेशन इतनी हो गई है जो आज तक तारीख में इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई पाकिस्तान में, और प्रॉपर्टी जो है वो 30 to 40% नीचे आ गई है।
आप समझे अभी जो भी प्रॉपर्टी मिल रही है अंडर कॉस्ट मिल रही है। जो डॉलर है आप समझे 180 रुपये था, आज 305 रुपये में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो डबल हो गया ऑलमोस्ट। और जो कि प्लॉट्स हैं 40% नीचे आ गए। तो जो भी प्लॉट मिल रहे हैं और आज जो भी इन्वेस्ट करेगा प्लॉट्स में, परचेज पावर है आवाम के पास। जिस तरह का जो ये महंगाई है, मामलात हैं, इसमें वो जो कस्टमर का जो रेशो था माजी में, अभी भी ऐसा ही है। देखिए परचेजिंग पावर ऑब्वियसली सबकी इफेक्ट हुई है, लेकिन यहाँ पर पैसों की कमी नहीं है लोगों के पास। लोग ले सकते हैं जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन लोग थोड़े डरे हुए हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। ओके। और जब तक ये ठीक नहीं होती, जब तक हुकूमती मामलात ठीक नहीं होंगे, तब तक आई डोंट थिंक प्रॉपर्टी या कोई भी बिजनेस पाकिस्तान में चलेगा, क्योंकि अभी इकोनॉमी जो हमारी है वो वर्स्ट सिचुएशन पे जा रही है। आप खुद देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, स्टार्ट करते हैं। सर सईद अहमद अरशद साहब, चूँकि आप सीनियर भी हैं और कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं ये तो मैं आपसे पूछूंगा ही, लेकिन ये क्या मामला है कि सरजानी से बहुत सारे रियल एस्टेट सेक्टर के लोग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग हमेशा ही एहतजाज करते रहते हैं, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 साल तकरीबन सरजानी में काम करते हुए हो गए, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं, इन हालात का सामना हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं करा। इसके जिम्मेदार आप खुद तो नहीं है कहीं? बताते कौन लोग जिम्मेदार हैं, बात चलने दे, बताएंगे आपको कि कौन लोग जिम्मेदार हैं। देखिए यहाँ सरजानी में तकरीबन हमारे पास जो प्लाट्स हैं रेजिडेंशियल, वो प्लाट्स हमारे पास 53,000 प्लाट है। ठीक है, रेजिडेंशियल। ठीक है। और इंडस्ट्रियल प्लाट हमारे पास है यहाँ पर तकरीबन 3,540 प्लाट्स हैं। कमर्शियल प्लाट्स 2,749 प्लाट्स हैं। एमिनिटी 624 हैं। फ्लैट साइट 103 है। टोटल 60,652 प्लाट्स यहाँ पर पाए जाते हैं जो आवाम की प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो इस प्लाटों के हिसाब से, इंडस्ट्रियल के हिसाब से यहाँ पर जो एक पैरेलल सिस्टम यहाँ पर आकर कब्जा माफिया में तब्दील हुआ है। इस टाइम कंडीशन ये कि तकरीबन 8,000 प्लाटों पर जो आवाम की प्रॉपर्टी है, जिसको बैलेट के जरिए केडीए ने अलाट किया था, उस पर कब्जा हो चुका है। वो कब्जा कौन कर रहा है? बता रहा हूँ, वो कब्जा एक सिस्टम कर रहा है। वो सिस्टम को वो क्या सिस्टम है? बहुत ताकतवर सिस्टम क्या है? वो सिस्टम में कौन लोग हैं ताकतवर? उस सिस्टम में तमाम इदारे मौजूद हैं, तमाम ताकतों के साथ जुड़ी हुई हैं। वहां गरीब और यतीम और बेवा का ताल्लुक ही नहीं है, वो अपने प्लाट पे जाके खड़े हो सकें। अच्छा, ये सिस्टम सरजानी में ही क्यों है, बाकी जगह पे नहीं है? देखिए सरजानी के सवाल मुझसे सरजानी करें, बाकी जगहों का उनसे करें। नहीं, तो इसमें कोई ना कोई कोताही आपकी भी तो होगी कि सिस्टम ने वहीं पे ही पंजे गाड़े हुए। वो ओपन प्लाट पड़ा हुआ, केडी की कोताही सारी इसके अंदर। यहाँ जब आपने डेवलपमेंट का काम नहीं करा। डीजी केडीए से आप मिले? मैं डीजी केडीए से मुलाकात हो रही है, तमाम इदारों से मुलाकात हुई है, तमाम इदारों में मुरासले भेजे हमने, मुलाकातें करी हैं, एहतजाज करें, कोई इसका जो है रिस्पॉन्ड नहीं आया। और वहां पर प्लाटों पर जाना, अपनी मौत को दावत देना है, अपनी जिंदगी से हाथ धोना है। अभी फिल वक्त जो वाकया हुआ है, मुसल्ला जत्थे हैं वहां, बता रहा हूँ, अभी जो फिल वक्त रिसेंटली वाकया ये हुआ है कि केडीए ने एक आर्डर के तहत 7 LA जो 500 गज का इंडस्ट्रियल कहलाता है, वो खाली कराने के लिए हाई कोर्ट का आर्डर लेकर पहुंचे। वहां पर वहां फायरिंग स्टार्ट हो गई, एक कीमती जान ज़ाया हो गई जो केडीए के हमले के साथ थी। वहां पर सितम जरीफी कि 2 घंटे उसकी लाश नहीं उठा सके। वहां पर लैंड माफिया इतनी ताकतवर, सिस्टम इतना ताकतवर कि आप 2 घंटे उसकी लाश नहीं उठा सके। उसके बाद आपने तमाम इदारों को फोन करा, वहां रेंजर्स आई, पुलिस आई, फिर उसकी लाश उठी है वहां से। अब अंदाजा कीजिए कि कितना मजबूत सिस्टम है वहां पर बैठा हुआ। कितना मजबूत सिस्टम है। मैं आता हूं कामरान, बता रहे हैं सही साहब बहुत मजबूत सिस्टम है, तो आप लोग कितने मजबूत हैं? अस्सलाम वालेकुम साहिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। और आज 25 मई की निस्बत से मैं कुछ कहना चाहूँगा। जो हमारे शोधा की कुर्बानियाँ हैं, उस हवाले से जो आज पूरे मुल्क में तकारीब चलती रहीं और पूरी कौम इसमें बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने तमाम फोर्सेस के साथ एक जान होकर उनके साथ खड़े हों और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उनको रायगा नहीं जाने दें। तो दूसरा मरहला ये जिस टॉपिक पे हम यहाँ मौजूद हैं, हमारा बेसिक मसला है सुरजानी टाउन और इंक्रोचमेंट। सिलसिला ऐसा है, तकरीबन 6,600 एकड़ पर मुहित ये स्कीम 41 सुरजानी टाउन, जिसमें 1985 में फर्स्ट बैलेटिंग केडीए ने लोगों को आम बैलेट के ज़रिए प्लॉट दिए। अब गुज़िश्ता 30 से 35 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी जो है
वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी, इदारे वहाँ पे कोई वर्क नहीं करते। अब उसका फ़ायदा जो है वो दूसरे जो कब्ज़ा माफिया लोग हैं, जो ग्रुप हैं, वो एक्टिव होते हैं और वो इसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे कब्ज़ा करवाते हैं। नहीं, उनके पास हजरत कोई अथॉरिटी तो नहीं होगी ना, वो जैसे आप कह रहे हैं उनको कब्जा माफिया, तो उनके पास डॉक्यूमेंट तो नहीं होंगे ना। जी, असल दूसरा मरहला ये है कि हमारे यहाँ जब आपने इसको तमाम स्कीम 41 को इंटैक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये ऑक्शन और बैलेट के जरिए प्लॉट दिए गए, अब इसमें दूसरा इदारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो मालिक बनकर वहाँ पे इंटर होता है और केडीए को फरीक बनाता है। ठीक है। अब दो इदारों की लड़ाई के अंदर जो है वो आम पब्लिक और जो गरीब मुतासरीन है वो पिस रहे हैं। अब वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है अपने सनतों के जरिए लोगों को गोट आबाद के अंदर, शहरों को जो गोट आबाद के अंदर तब्दील कर रहे हैं। आज ये डिस डेफिनेटली गोट आबाद जो तो है, ये इतना अगर सिस्टम खतरनाक है आप बता रहे हैं जी तो आपको डर नहीं लगता? सर बिल्कुल लगता है, लेकिन बात ये कि हमारी रोजी रोटी यही है, हमने वहीं रहना है, वहीं जीना है। हम गुज़श्ता 30 साल से इसी कारोबार से मुंसलिक हैं और हमने बेशुमार प्रॉपर्टी बेची है। अब जाहिर है कि जिन लोगों को दिलाई है वो आज कहाँ खड़े हैं और किससे जाके वो अपने जो है ना गम का बदावा करें। तो आपके गले पड़ेंगे। 100% अगर लोग आपने आते मुझे हैं कि गलत प्लॉट आपने दिलाया तो मैं तो बोलूंगा सर आपने काम मुझे फंसा दिया। साहब यही अलमिया है कि लोग परेशान हैं, हमसे आके मदद तलब करते हैं। हमने कौन सा इदारा छोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से लेके पुलिस तक हम हर इदारे पे गए हैं। हमारी एप्लीकेशन है, हमारी दरखास्तें, रिमाइंडर, हर तरह से हमने एहतजाज तक करा। डीसी वेस्ट के सामने हमने एहतजाज करा है और भरपूर तादाद में लोगों को ले आके वहाँ पे मीडिया के साथ हमने एहतजाज किया, लेकिन हासिल सिफर है। और वो इतने मजबूत है कि वो उनके साथ तमाम इदारे जो है वो उनकी सरपरस्ती करते हैं। अब ठीक है, मैं फर्दा किसी का नाम लूंगा तो ज़ाहिर है कि पता नहीं मैं घर पहुंच सकूं नहीं पहुंच सकूं। ओहो, ये आलम है जी, ये आलम है। तो सर मामला ये है कि केडीए इसमें जिम्मेदार है और कस्टोडियन केडीए है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और केडीए की लड़ाई के अंदर हम लोग और जो गरीब लोग हैं जिनके प्लॉट्स हैं वो इसके अंदर सफर कर रहे हैं। अरबाब इख्तियार के पास आप गए, वहाँ के एमएनएस, एमपीएस जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उनसे आपने हेल्प ली? सर गुज़िश्ता 3 साल से इस मुल्क का सियासी निज़ाम आपके सामने है, किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, कहाँ जाके हम किसके सामने पेश हों, कोई ऑन ही नहीं करता। आज जाके अल्लाह अल्लाह करके आपके सिटी के जो है ना मेयर के लिए इंतखाबात, उसमें भी आपके सामने सारा, कल आपका प्रोग्राम मैं देख रहा था, उसमें जो मामला चल रहे थे यही डिबेट चल रही थी कि अभी जो है ना ऑन कौन करता है कि प्रॉपर लगता है ऐसा है कि कराची मखतूआ इलाका है, हर आदमी जो है ना इस पर कब्जा करना चाहता है। बोलते सब कि हमारा है लेकिन इसका कोई नहीं है, इस शहर का कोई वाली बात नहीं है। और अगर मैं ये कहूं कि आप जो ये दास्तान बता रहे हैं, जितनी प्लॉट्स की तादाद बता रहे हैं, आप तो नहीं कब्जा करना चाह रहे उन पे? सर हम तो लोगों के साथ खड़े हैं, हम तो ओपन किताब की तरह हैं और हम लोग सुबह शाम लोगों के साथ इंटैक्ट रहते हैं। लोग हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आते हैं कि हमारी मदद करें, जहां तक हमसे मुमकिन हो सकता है हम लोगों के साथ ताउन करते हैं। हमारा काम ही यही है। चले मैं आता हूँ बढ़ाते सिलसिले को। मुस्तफा, बहुत सारी ऐसी तामीरात कराची में, स्पेशली मुज़फ़्फ़ाती कॉलोनियों में बड़ी बुलंद इमारतें बन जाती हैं, फिर उनकी कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता कि मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, सीमेंट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, और फिर कई बिल्डिंगें गिरी भी हैं। ऐसा ही है बहरिया में कितना स्ट्रॉन्ग है तमाम मामला? बहरिया में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ का एक सिस्टम है और उसी सिस्टम से आप चलते हैं, वही सिस्टम से आप चीज़ें बनाते हैं, तो हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस भी है। और आर्किटेक्चर से लेकर ठेकेदार तक हर चीज़ चेक होती है, हर चीज़ उनको पता होती है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर बहरिया अपनी एक प्लांटी भी लगती होगी, लेट सपोज अगर वो टाइम पे ना चीज़ आप दें, या वो जो मटेरियल है अगर उसमें आप मिसयूज़ कर रहे हैं, मतलब लेट सपोज आपने मटेरियल का वादा किया था कि ये एक्स, लेकिन इस्तेमाल कर दिया आपने जेड। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो भी बिल्डर है जिसको काम करना है बहरिया टाउन में या कहीं भी काम करना है, वो एक अगर उसने अपना एक नाम बनाना है, वो चाहता है कि लोग को वो अच्छी लिविंग दे सके, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा ही काम करेगा जो कि प्रॉपर बिल्डर हुआ। हाँ, जो कि नहीं चाहता, कोई फ्रॉड करना चाहता है, कुछ गलत करना चाहता है, तो उसका एक अलग तो मामला है। ऐसे लोग भी तो हैं ना मार्केट में? बिल्कुल हैं, और ऐसे आए दिन केसेस आते रहते हैं, हमारे पास भी आते हैं, हमें पता लगता है, मालूमात होती है, लोग फ्रॉड कर गए, किसी ने किसी का गलत कर लिया। लेकिन आप समझे जो प्रॉपर बिल्डर है, एक अच्छी जिसकी एक गुडविल है बहरिया टाउन में भी या कहीं भी, तो वो एक अच्छा काम करेगा। वो चाहेगा कि मैं अच्छी तरह लोगों को अच्छी चीज़ डिलीवर करूं ताकि लोग रहें, अच्छी तरह रहें, उसकी गुडविल बने और उसका बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स आप लोग बनाते हैं, डिलीवर करते हैं। पेंटा के नाम से न्यू प्रोजेक्ट्स भी आप लोग के आ रहे हैं? जी, पेंटा के नाम से मेरा भी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमने बिल्कुल एक वेस्टर्न कल्चर में बनाया है। इसके अंदर ओपन वॉक इन ट्रैक्स हैं और जिसमें शॉप्स वगैरह हमने बनाई हैं, और ये एक यूनिक
बिल्कुल एक यूनिक प्रोडक्ट है ये। आप इस तरह का है ये अपार्टमेंट्स इसमें ऐसे बनाए हैं जैसे बिल्कुल ओपन बनाए हैं कि आप स्ट्रीट देख रहे हैं, आप फाउंटेन्स देख रहे हैं, प्रॉपर ओपन एरिया बनाया हमने उसके अंदर। मैं आपको इसकी एक वीडियो भी मुझे भेज दिएगा तो बिल्कुल, तो आप तो वो पब्लिक इसमें इंटरेस्ट ले रही है, अवेयरनेस है पब्लिक में सब बिल्कुल है। हमने उसकी अभी सेलिंग खोली थी तो सारी शॉप्स उसकी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स सोल्ड आउट। ओके। और अभी उसके ऐसे हालात में जहाँ मुल्क में अनसर्टेनिटी है, जैसे आपने पहले कहा कि नहीं भाई पैसा बहुत है अवाम के पास। सर देखें, भवानी का नाम बिकता है। ओके। हम कोई प्रोडक्ट ला रहे होते हैं, लोग पहले से ही वेट कर रहे होते हैं या वो चाहते हैं कि बस हम हमारा प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की इतनी अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं रहती। हम जो लोग, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट पे ओन हो जाती है। तो इस ब्रांड, ये जिस तरह आपने कहा ना नाम बिकता है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा? सर बहरिया के साथ आज हमें 7 साल हो गए। 7 सालों में गुडविल इतनी बना ली आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलें, क्योंकि व्यूअर्स कह रहे होंगे कि सिर्फ आपके प्रोग्राम में हमेशा लड़ाई झगड़े की बात होती है, कभी आप सॉफ्ट भी बात कर लिया करें, तामीर और तरक्की की बात कर लिया करें। ये भी तामीर और तरक्की से जुड़े हुए लोग हैं कि जो तामीराती शोबे से जिनका ताल्लुक़ है। सर सईद अहमद अरशद साहब, अब फिर क्या आपने वो कहते हैं ना प्लान किया है, कौन सा मार्का अब आप लोगों ने लड़ना है? अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ना आपके पास साज है ना सामान है, आगे बड़ा ताकतवर सिस्टम है, तो ये जंग कब तक लड़नी है सर? सर ये जंग तो मुल्क में सुप्रीम कोर्ट से लड़ लड़ के लोग थक गए। हमारी क्या हैसियत, जहाँ तक हमें हक की आवाज़ उठाने पड़ेगी उठाते रहेंगे, आखिरी दम तक उठाते रहेंगे। ये लोगों के हकूक़ की जंग है, आवाज़ हक बुलंद कर रहे हैं, करते रहेंगे। रिजल्ट देना अल्लाह का काम है। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर रखा है मेरे हाथ में, ठीक है, जिसने आर्डर दिया बाकायदा कि पूरी सरजानी के और लैंड माफिया से ख़त्म किया जाए। इस पर कोई अमली तौर पर अमल नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, ये साइड ऑफिस ने जो क्रॉस पेंडिंग करी है तमाम, केडीए साइड ऑफिस सरजानी ने तमाम इदारों को लेटर लिखे हैं, अपने डीजी को लिखे हैं कि ये वो जगह हैं जो हमारे केडीए के अंडर में आती हैं। इस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोई दावा नहीं है, इस पर गलत तामीरात हो रही, गलत ये बिक रहे हैं। इसी तरह हमने कौन सा इदारा छोड़ा है, ये तमाम लेटर मेरे पास हैं। ये डिप्टी कमिश्नर साहब के पास मरासला भेजा, गवर्नर साहब के पास भेजा, डायरेक्टर जनरल केडीए साहब के पास मरासला भेजा है, लेकिन अभी तक हमारी कहीं सुनवाई तो नहीं हुई। बाकायदा छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं, पॉकेट ऑपरेशन, वो पैसे लेके ख़त्म कर दिए दिखावे के लिए। जी जी। आगे एक पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जी बताएं। बताएं। 1985 की स्कीम है केडीए की, ठीक है, तमाम सर्वे खरीद लिए केडीए ने, उसके बाद प्लानिंग करी, उसका लेआउट भी दिया, फिर उसका कुरानदाजी करी, कुरानदाजी के बाद ये अवाम को दे दिया और पैसे ले लिए। मैं 5 साल फिर केडीए को रिलीफ दे रहा हूँ, 90 से आप ले लें, यहाँ खरीदो फरोख्त 90 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो आप ये सोच लें कि हमने कितनी मरतबा इस प्लाट को बेचा होगा और खरीदा होगा। ऐसा ही है। तो इसकी हमने तमाम की तमाम फीस केडीए में जमा कराई होगी, नहीं कराई होगी? बिल्कुल कराई होगी। और इसी तरह रिश्वत छोड़ दें, रिश्वत अपनी जगह, उसकी हम जिक्र नहीं कर रहे। कितनी दफा ये प्लाट बिके और खरीदे गए होंगे, उसका एक काउंट कर लें कि हम कितना पैसा केडीए को दे चुके हैं, अरबों रुपए दे चुके हैं आज 2023 तक। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जब हम सेल डीड कराते हैं, इसी तरह हम पावर लेते हैं, तो वहां कौन सा टैक्स हम नहीं देते? सीवीटी हम देते हैं, गेन टैक्स हम देते हैं, टाउन टैक्स हम देते हैं, वहां पर सिंध गवर्नमेंट का टैक्स हम देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स हम देते हैं, ये भी अरबों में जा रहा है। और वहां हैसियत क्या हो गई प्लाट की? जो 8 लाख का प्लाट था वो 2 लाख की हैसियत हो गई, 50,000 में बिक रहा है। और वो माफिया बेच रही है, सुनिए, वो माफिया बेच रही है जिनके पैसों की कोई इंक्वायरी नहीं है, इन पैसा जा कहां रहा है? हमारा पैसा हम बेच रहे हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमसे पल रही है, लेकिन एक सिस्टम को लाकर बैठा दिया जिससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है, न उन पैसों की इंक्वायरी है। मैं इख्तिदार आला पर बैठे हुए लोगों को, जो लोग इससे मुंसलिक हैं, उनसे अपील करता हूं कि बैंक के पैसों की इंक्वायरी की जाए। आपको क्या फायदा पहुंच रहा है इन जमीनों पर बैठाकर? हमसे तो फायदा पहुंच रहा था ना, हम तो गवर्नमेंट को फीस भी दे रहे हैं, गेन टैक्स भी दे रहे हैं, सीवीटी भी दे रहे हैं, टाउन टैक्स भी दे रहे हैं, तो हम तो दे रहे हैं। ये जो लोग माफिया बैठी है, इतनी ताकतवर माफिया बैठी है जिसके आगे तमाम इदारे कमजोर नजर आ रहे हैं, तो ऐसा कोई इक़दाम किया जाए। मेरे पास प्लानिंग है, ऐसी है, बिल्कुल है, मुझे बैठाएं, कमेटी बनाए केडीए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कमेटी बनाएं, हमारे लोगों को उसको डालें कमेटी, मुस्तकिल केडीए का एक बंदा डालें, हमारा बंदा डालें और अपना कोर्ट का बंदा डालें। हम उसकी बताएंगे तजवीज़ कैसे रुकेगा ये काम, किस तरह इसको हम सेफ साइड दे सकते हैं कि आज आप खाली करा दें, कल फिर वो आ जाए। नहीं,
हमारे पास तमाम आइडियोलॉजी मौजूद है, पाइप में काम मौजूद है, कमेटी बनाए। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं आपके तवज्जुह से, कमेटी तश्कील दें। ये बेवाओं के, गरीबों के, यतीमों के प्लाट हैं, यहाँ मुतवासित तबके की रिहाइश है। अगर किसी जर्नल का प्लाट होता, किसी जज का प्लाट होता, कब्जा हो जाता? नहीं होता, कभी नहीं होता। यहाँ पर आवाज उठाने वाले कमजोर लोग हैं, उनकी हाय ले रहे हैं ये लोग। चले आगे, आपका पॉइंट और आपके जज्बात दीदनी है। कामरान साहब, कमेटी बनाने की तो बात कर ली है अरशद साहब ने, तो अब आपकी जो एसोसिएशन है जी, उसने तो ये ठेका नहीं लिया हुआ ना सर? या आपने ये ठेका लिया है कि बस हम मरेंगे जिएंगे कुछ भी हो जाए और ये काम करके ही रहेंगे, यतीमों बेवाओं को हक दिला के रहेंगे? ये अलहाज और हाजियों का काम आपने जो लिया है, तो इस पे आप कामयाब हो पाएंगे? इंशाल्लाह ताला हमारा आज़म यही है कि हम लोगों के काम आ सकें, और बेसिकली हमारा रोज़ी रोटी से इसी से वाबस्ता है। सर मसला ये है कि यहाँ पे ये मेरे पास डिटेल हैगी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA ने अदालत के अंदर 800 एकड़ से ज़ायद रकबे के ऊपर इंक्रोचमेंट तजावज़ात के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन केस दाखिल किया हुआ है कि इसके ऊपर कब्ज़ा हो गया। और दूसरा इदारा कौन है जिसकी तवज्जुह से काम हो रहा है? वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या कर रहा है? सनदों के ज़रिए लोगों को प्लाट बेचे जा रहे हैं, उस पर लोग काबजीन हो रहे हैं, जबकि इसमें हमसे KDA ट्रांसफ़र ले रहा है, हम सेल डीड कराते हैं, पावर कराते हैं, वही पैसा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी जाता है, हम ट्रांसफ़र कराते हैं, KDA भी ले रहा है। इसमें दोनों इदारों की लड़ाई के अंदर आवाम पिस रही है। नुकसान किसका हो रहा है? दोनों इदारे खेल है, सब पब्लिक को एंगेज कर दिया है, ना इधर फैसला हो रहा है ना उधर फैसला हो रहा है, पब्लिक सफर कर रही है। अब आम आदमी कहाँ जाए, किसके पास जाके? आप गए DCs के पास गए, मिलने गए? सर हम तो कह रहे हैं, हमने जाके वहाँ पे अपनी पूरी एप्लीकेशन बाकायदा एहतजाज किया। चलें, आप यही रुके, मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं। सर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो खुश आमदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और बात चल रही थी कि कराची के इलाके सरजानी में बहुत सारी ऐसी लैंड है और ऐसे लोगों के प्लॉट हैं कि जो आज वो आम आवाम प्लॉट से महरूम हो गई है, और कुछ एसोसिएशन या रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता लोग तगोदो कर रहे हैं कि इनके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। उनसे भी हम बात करते हैं। और साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं मुस्तफ़ा भवानी साहब, जो कि भवानी रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर के डायरेक्टर हैं, और आप बहरिया टाउन में मुसलसल आपकी हाई राइज पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपका बड़ा देरीना ताल्लुक़ है। तामीराती शोबा कराची में तो बहुत फ़ाल है और इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। भवानी साहब, बहरिया में ऐसा कुछ है जो कि यहाँ हाल है कराची में, वहाँ पे भी कोई सिस्टम है? बहरिया टाउन में कब्जे का कोई नाम ही नहीं है। अच्छा, जो प्लॉट आपको एलोकेट कर दिया, जो आपको दे दिया, 100 साल तक प्लॉट पड़ा रहे? 100 साल क्या, जिंदगी भर भी पड़ा रहे तो वो आपको मिलेगा। उसका कोई इशू नहीं है। जो आपको बहरिया टाउन जो भी प्लॉट अलॉट कर देता है, आप उस पर कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब इट्स ऑल गुड, कुछ भी नहीं हो सकता, कब्जा कभी नहीं हो सकता बहरिया के अंदर। मतलब बहरिया के अंदर बेसिकली इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं कि आप अगर कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, या अगर आपके प्लॉट पे कोई किसी ने मतलब कुछ रख भी दिया तो उसको फाइन लग जाती है। उसका जो सामान है वो उठा लेते हैं। तो कब्जे के लिए और किसी की भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ अगर क्रिएट हो रही होती है प्रॉब्लम वगैरह, तो उसको सॉल्व वो उसी वक्त करते हैं। बहरिया टाउन 2 भी हमने सुना कि लॉन्च हो गया, मुल्क में अनसर्टेनिटी है, क्या वो भी सक्सेस हो पाएगा? और एक बड़ा एक उसके लिए एक प्रोपेगेंडा कहें, या कि ये बात सच है, चले हम चाहेंगे कि आपके तवज्जुह से ये लोगों तक जाए, ये बहरिया टाउन 2 कराची है या नूरियाबाद है? सॉरी, जामशोरो है। देखें, बहरिया टाउन 2 कराची वालों के लिए नहीं है, वो हैदराबाद वालों के लिए। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि वो हैदराबाद से करीब पड़ता है। और बहरिया टाउन कराची जो 1 है वो कराची के लोगों के लिए। और बहरिया टाउन 1 जो है वो डेवलप्ड है, बहरिया 2 अभी डेवलप होगा। इवेंचुअली प्रॉपर्टी तो चलनी है, ठीक है, बट अभी जो अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन जो हो रही है और जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से
प्रॉपर्टी है ऑल ओवर पाकिस्तान 20 साल आगे की प्लानिंग है, ये कब डेवलप होगा? क्योंकि हमने ये देखा ये तो रातों रात हुआ। 6 साल वही ना, इसको रातों रात ही कहेंगे, 6 सालों में एक शहर बन गया। तो ये 2 कब बनेगा? 2 भी तकरीबन इतने ही साल। अच्छा, हाँ आपकी भी है वहाँ पे प्लानिंग? बिल्कुल है, मार्केट में चाम है, या कि वही आप वाली बात कह रही देखें, अब मज़ा नहीं रहा। एज अ बिल्डर बैरियर 2 में अभी कुछ टाइम है, क्योंकि ठीक है। अभी चीज़ें डेवलप नहीं हुई, डेवलप होंगी, लोग वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। पर बैरियर 1 है जो कि अभी हम देख सकते हैं, और हम यही बात करते हैं आपने जब आगाज़ किया तो कोई मुश्किलात का सामना पेश किया आपने? बैरियर में जी। बैरियर में हमेशा हमें अपने जो मुझे तो मेरे वालिद साहब गाइड करते हैं, और ठीक है। उनके ऊपर शाहिद कुरैशी साहब हैं, तो हमें तो हमेशा सपोर्ट मिला है, और हमने भी लोगों को हमेशा सपोर्ट ही किया है, और हमेशा प्रॉफिट्स ही दिए, ना कोई कब्जा, ना कोई कभी प्रॉब्लम हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं, आप लोग प्रॉफिट्स, आपने कहा हम प्रॉफिट्स देते हैं, तो प्रॉफिट्स लेते भी तो होंगे आप? प्रॉफिट्स बिल्कुल हम करते भी हैं, देते भी हैं, मिल बांट के सब खाते हैं प्रॉफिट्स। तो आगे आपका, आप क्योंकि नौजवान हैं और आपका एक लेगेसी है, वालिद साहब से लेके आप काम मतलब एक फिर वो अल्ताफ़ साई साहब ऑल्सो, वो भी आपके अपने ही हैं, तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से, मतलब एक लेगेसी बिजनेस है आप लोगों का। आगे क्या देख रहे हैं कि जो अब हम सुन रहे हैं कि वो जो बुलंद इमारतें हमें अमेरिका में, दुबई में दिखती हैं, अब वो यहाँ पे भी आने वाली हैं? बिल्कुल आपको बैरिया में दिखेंगी, है ना? आप देखें कराची का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर आप देखें रोड, सड़कें वगैरह, ये कुछ भी यहाँ पर इतनी डेवलप नहीं है। अब आप डीएचए देख लें, डीएचए भी बन रहा है, और उसी को आप कंपेयर कर लें बैरिया टाउन से। बैरिया टाउन के अंदर आपको रोड, रास्ते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर कराची में हमें वो फैसिलिटी मिलती नहीं है, फेस करनी होती है बहुत सारी आप समझ चीज़ें। रहे हैं? जैसे लाइट चले जाती है, जैसे कभी पानी ज़्यादा आ गया, सर यहाँ तो पीएमटी उड़ जाते हैं। पीएमटी उड़ गए, लोग प्रॉब्लम है, घरों के बाहर मतलब वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज भी नहीं है, मतलब बहुत एक अच्छा बनाया हुआ है बैरिया टाउन। आप खुद देख सकते हैं कि कराची और बैरिया टाउन, कराची के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड में फ़र्क है, लेकिन बस ये है कि आबादी अभी थोड़ी कम है, कुछ टाइम लगेगा, कुछ साल लगेंगे, लोग वहाँ शिफ्ट होंगे प्रॉपर्ली, और मैं समझता तो हूँ निखार आएगा मजीद अगले कुछ सालों के अंदर बैरिया कराची से भी, बैरिया टाउन कराची जो है वो कराची से भी एक अच्छा है। चले, मैं लास्ट में आपके पास फिर आऊँगा मुस्तफ़ा। सर, अरशद साहब, इंतज़ामिया में डीसीज, एसीज, मुख्तियारकार और जो दीगर ये जितने भी जिनका रेवेन्यू और इससे ताल्लुक़ है, जिन डिपार्टमेंट्स का, आपने कहा हम उसके पास गए थे, इस वक्त कादिर तालपुर साहब डीसी हैं, क्या आप उनके पास गए? कादिर तालपुर साहब से मीटिंग हमारी तय हुई, लेकिन एक सिस्टम ने उन्हें रोक दिया। वो सिस्टम का नाम बताएं मुझे कि वो सिस्टम कौन सा है, उसका सिस्टम का नाम क्या है? सिस्टम से जुड़े हुए लोगों के नाम दिए तो मैंने मतलब आपको। कादिर तालपुर साहब को भी कोई ऊपर से कोई कॉल आ गई? जी जी, ये बहुत ताकतवर सिस्टम है। अच्छा। डीसी अपना लाते हैं, एसी अपना लाते हैं, कमिश्नर अपना लाते हैं, जब ये कार्रवाई होती है। ये छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है, ये बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होकर उसका तो ये कैटलॉग किया जाता आपको है। ख्वाब आया, आपको इल्हाम हुआ, आपको किसने बताया कि डीसी साहब को कॉल आई? जी, किसने बताया आपको ये? डीसी साहब को कॉल आई। जी। हाँ, इसका सबूत मांग रहे हैं हम मुझसे। जी हाँ, जी हाँ, मैं ये सबूत इल्जाम लगा दे- रहे हैं आप उन पर? नहीं, मैं सबूत देना चाहता जी। हूँ। मुसलसल केडीए इंक्रोचमेंट की टीम बैठी रही, मुसलसल डीसी से राब्ता करते रहे कि हमें नफरी फराहम की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम बैठा हुआ एक ताकतवर सिस्टम है, ना कि यहाँ पर फायरिंग हो जाए या कोई हंगामा आराई हो जाए। हमें नफरी फराहम की जाए ताकि हम अंदर जाके उन मकानात को तोड़ सकें जो नाजायज़ तामीरात होकर गरीबों के प्लाटों पर बनाए गए। हम पूरे दिन थाने पे खड़े रहे, हमें नफरी फराहम नहीं की गई। डीसी साहब का फोन बंद हो गया, नफरी फराहम नहीं की गई हमें। हम वापस अपने 5 बजे अपने घरों को चले गए। तो पूरा एक सिस्टम है, आपको अंदाजा होगा सेक्टर 15 और 16 ये एक ऐसी ओपन लैंड है और 90 मीटर रोड पर है, ये नादरा से टच हो रही है। इस पर जो बाउंड्री लगी थी तकरीबन 10,000 एकड़ पे बाउंड्री लगी थी। कितना बड़ा सिस्टम है ये, कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि चंद केडीए के ईमानदार अफसरान ने जाकर इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको गिराया, क्योंकि ये ओपन हो गई थी बात की, ये नाजायज कब्जा हुआ है, बड़े बड़े
वहाँ पर मेहराबें बना दी गई थी, बड़े बड़े गेट बना दिए गए थे, बहुत ज़्यादा रोड वगैरह बन गए थे। तो कुछ चंद ऐसे KDA में अफसरान दिलेर भी हैं, ईमानदार भी हैं, जो तोड़ना चाहते हैं। सिर्फ नफरी चाहिए, आर्डर चाहिए। और अभी इसका सबूत चंद दिन पहले उन लोगों ने दिया भी है कि अंदर गए, बंदा भी उनका शहीद हुआ, उसके बावजूद तोड़े गए वो। अब आप ये अंदाज़ा करें कि हमारे पाकिस्तान की जो मईशत है वो इंडस्ट्रियल पर है, इंडस्ट्री है हमारे इंडस्ट्री के प्लाट 3,540 प्लाट्स पर कब्जा करके गोट बना दिया गया। ठीक है, गोट आबाद स्कीम में डाल दिया उसको, जबकि ये टोटल KDA लैंड है, इसकी पेमेंट KDA ने वसूल करी है। तो हम किसके पास रोएंगे? KDA फरीक है हमारा, हम किसी को नहीं जानते। KDA इतना बेबस क्यों है अरशद साहब? KDA के बेबसी का आलम तो ये है कि वो सिस्टम के आगे सब मजबूर हैं। वो सिस्टम ऐसा है कि KDA के DG साहब को बुलाता है, फोन कर देता है कि आपने उधर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, DG साहब ने करना है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। DG साहब को बुलाए, उनसे मैं क्वेश्चन करूं, वो सामने मेरे बैठे हों कि ये जो पैसे हमने KDA को दिए हैं ट्रांसफर की मद में, इलाट होने की मद में, इसकी जवाबदेही कौन है? क्योंकि आप जो है कस्टोडियन है हमारे जमीनों के, जब तक हमें पोजीशन नहीं देते, जब तक यहाँ पर आप तामीराती काम नहीं कर देते, हमें पानी फराम नहीं कर देते, उस वक्त तक आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन DG साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। उन्हें बुलाए किसी दिन, हमारे लोगों को बुलाएं, सवालात करें कि भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई, अगर हम कोर्ट में जाते तो हम हमारे फरीक आप हैं। चले जी, DG KDA साहब, आप तक ये मुमकिन है मैसेज, ये वीडियो पहुंच गई होगी, तो ये मुतासरीन आपके लिए इंतज़ार में है कि आप कब इनका मसला हल करते हैं। कामरान साहब, लास्ट में अरबाब इख्तियार क्या कह रहे हैं और आपका लाएमल आगे का क्या होगा? सर, हमारा तो प्लान ये है कि हम इदारों के तवस्सुस से और आपके चैनल के तवस्सुस से लोगों के मसले जो हैं वो हल कराएं। असल में बेसिकली जैसे बाबानी साहब ने आपसे कहा कि आपने बहरिया का सवाल किया, बहरिया सक्सेस है, वहाँ पे कोई ऐसे मामला नहीं, वहाँ मामला नहीं हो सकते। जो कराची में सोसाइटियाँ बाउंड्री वॉल के अंदर हैं वो सक्सेस हैं, सिक्योर हैं। ये हमारी सुरजानी और हॉक्स बे या स्कीम 45 ये बिल्कुल ओपन पड़ी हुई हैं, इनका कोई वली वारिस नजर नहीं आता। अच्छा, आपके कितने प्लॉट हैं? मेरा बहुत मुश्किल 1 या 2 प्लॉट होंगे जो मैंने ज़माने पहले लिए थे। तो आप ये वो कहते हैं ना, सर पे ताज क्यों सजाना चाह रहे हैं? इसका सारा ये क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं? सिर्फ कारोबार आपकी एक मसलत है? देखें, एसोसिएशन में मैं अभी 3-4 साल से प्रेसिडेंट भी हैं। प्रेसिडेंट हूँ मैं, लेकिन मेरा कारोबार तो 30 साल से है। मैं बिजनेस तो प्रॉपर्टी का कर रहा हूँ ना, मैं बेसिकली रियल्टर हूँ। मैं सेल परचेज करता हूँ, मैंने बेशुमार लोगों को प्रॉपर्टी दिलवाई है, तो मैं उनका जामिन भी हूँ। अब ज़ाहिर अगर आप मुझसे कोई चीज़ परचेज करेंगे, आप सुरजानी का बोलूंगा आपने दिलवाया मुझे, आप सुरजानी को नहीं जानते, लेकिन आपने मेरे बिहाफ के ऊपर एक चीज़ ले ली है, तो जामिन तो मैं हूँ ना। अब मैं आपको कैसे जो है ना क्लियर करूं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट कर दूंगा जबकि वहां पे कब्जा हो गया या उसके रेट डाउन हो गए। मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट लिया 50 लाख रुपए का, आज वो 10 लाख रुपए का सेल नहीं हो रहा, तो वो पैसे कैसे मैं रिकवर करूं? बीच का गैप कहां से पूरा करूं मैं? इदारे सोए हुए हैं, गफलत में पड़े हुए हैं। DG साहब से मीटिंग का टाइम डिसाइड होता है, हम पूरी एसोसिएशन के तवज्जुह से, हमारा इलाक ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन से भी है, हम उसके तवज्जुह से वहाँ गए हैं। ठीक है, DG साहब हमारे को अपॉइंटमेंट देते हैं कि आप आगे मिले, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो पता चला कि वो कोर्ट में है या फला जगह गए हैं, टाइम ही नहीं देते। आगे आपका पॉइंट लास्ट में। मुस्तफा भाई साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बीइंग अ यंग बिजनेसमैन कैसे इन चैलेंज से निपटा जाएगा? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो मुमकिन है अक्टूबर में ख़त्म हो जाए, और क्या आपके पास एडवाइजेस हैं कि ये मुल्क जो हमारा जो रुपया है, ये रुपया श्रीलंकन करेंसी से भी नीचे जा रहा है, इस रुपये को हमने मुस्तहकम कैसे करना है? तो ये इसी वजह से होगा, इसी तरह होगा कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से ही जा रहा है। तो हमें एक प्रॉपर गवर्नमेंट चाहिए होगी, इलेक्शंस हो जाएं, रिफॉर्म्स हो जाएं, फिर वापसी एक पता लग जाए कि अब ये आएंगे, आया कि PPP मतलब बिलावल आएगा या इमरान खान साहब आएंगे या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मतलब आपका कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर जब तक बैठेंगे नहीं, हाँ कोई भी पार्टी आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, मतलब एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से सारे बिजनेस इफेक्ट होते हैं, इकोनॉमी इफेक्ट होती है, और इन सब चीज़ों से निकलने के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चाहिए, और बहुत ये ज़रूरी चाहिए। तुम आप खुद देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का ट्रस्ट खत्म हो रहा है पाकिस्तान से, और वही हमारे इन्वेस्टर्स थे। और अब वो अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे तो कहाँ से इकोनॉमी सर्वाइव करेगी?
पाकिस्तान की। बहुत खूबसूरत बात की तुमसे। पाकिस्तान सीजन 4 बिजनेस इकोनॉमिक समिट एवरी ईयर हम करते हैं, क्या आप उसके लिए बेस्ट विशेस का पैगाम कैसे देंगे? देखिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि साजिद तुम्हें बहुत बहुत बेस्ट विशेस हो, और मैं चाहता हूँ कि सीजन 4 में मैं भी पार्टिसिपेट करूँ। आप हैं सर, हम आपको ले आए हैं तुमसे पाकिस्तान अवार्ड हम आपको ज़रूर देंगे। और यंग बिजनेसमैन जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं उनको रिगार्ड देना वैसे तो हुकूमतों का काम है, लेकिन हम भी तो कुछ करें ना सर अपने हिस्से का काम। बस ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम करते रहो, और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा मैं ही पार्टिसिपेट करूँगा और हम साथ में अवार्ड एक आपसे शायद मिलूँ या मैं आपको दे दूँगी की बात। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी उम्मीद के साथ कि हम शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।